हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि पीटी 365 के कल्चर को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ये दूसरा लेक्चर है हमारा। अगर जो भी लोग नए व्यूअर्स अगर इस पर देख रहे हो तो आपको बता देना चाहता हूँ कि पीटी 365 के इन्वायरमेंट का पोर्शन और पॉलिटी की जो बुक है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है सर्च कर सकते हैं यूपीएससी हिंदी का। ठीक है, बाकी जानकारी आपको उस पर मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, यानी कि स्थापत्य एवं मूर्तिकला, मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल। तो सबसे पहले न्यूज़ जो आती है मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल के बारे में आती है। हुआ क्या कि इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का जो मैस्कट रखा गया वो मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल से इंस्पायर था, प्रभावित था। ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल है, आपने देखा भी होगा। इसी को मैस्कट रखा गया है, यानी कि शुभंकर जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो रखा गया। आगे कहता है कि इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव की तरह से, और 47वां इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है सेलिब्रेट किया गया उसी दिन। तो आईएमडी जहां भी वर्ड आएगा उसको हम लोग समझ जाएंगे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। आईएमडी की जो थीम थी वो थी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। इसको नोट करेंगे क्या क्या है। आईएमडी की थीम है, हिंदी में अगर बात करें तो संग्रहालय, संधारणीयता और कल्याण। ये इसकी थीम है। थीम को नोट डाउन कर सकते हैं। आईएमडी की थीम पूछी जा सकती है। ये दोनों एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी दे रहे हैं। यूपीएससी में जहां चीज़ें आएंगी वहां मैं मेंशन करता चलूंगा कि ये चीज़ें यूपीएससी पूछ सकता है। जो थीम टाइप की चीज़ें हैं वो यूपीपीसीएस ज़्यादा फोकस करता है, या अगर आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, अगर आप बिहार पीसीएस देने की सोच रहे हैं तो उस सब में भी एक चीज़ पूछती है। ठीक है, मैस्कट विच इज कंटेम्पराइज्ड वर्जन ऑफ द डांसिंग गर्ल मेड ऑफ वुड इन चेन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल। तो चेन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल में ये बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? चेन्नापट्टनम शैली। चेन्नापट्टनम शैली में ये बना हुआ है। किसका बना हुआ है? तो यहाँ पर वुड का बना हुआ था। मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल के बारे में बात करें तो ये जो स्कल्पचर है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, जो कि 2500 बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि ईसा पूर्व से संबंधित है। ये मोहनजोदड़ो की साइट में पाया गया था 1926 के आसपास में। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो थे अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, अर्नेस्ट मैके महोदय ने 1926 में इसको पाया था। प्रेजेंटली जो है नेशनल म्यूजियम दिल्ली में ये डिस्प्ले होता है, आप उसको जाकर देख भी सकते हैं। ये बना हुआ था लॉस्ट वैक्स मेथड से। लॉस्ट वैक्स मेथड को इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये कास्टिंग का एक मेथड है। कास्टिंग में ये होता है कि मेटल को पोर करते हैं और किसी सांचे में या शेप में उसको गिरा देते हैं उस मेटल को। ठीक है, फिर वो उसका रूप ले लेता है और उस तरह से कास्टिंग होती है। अब इन्वेस्टमेंट या लॉस्ट वैक्स मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम लोग वैक्स का कोई एक, जैसे डांसिंग गर्ल बनाना है तो वैक्स की डांसिंग गर्ल बना लिए, मोम की बना लिए, और उस मोम की डांसिंग गर्ल को बनाने के बाद उसके बाहर से हम लोग, अब जो मटेरियल होता है जिसमें इसको डिप करते हैं वो या तो सिलिका हो सकता है या फिर एक टाइप का कोई भी प्लास्टर हार्ड मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो वो जो वैक्स की मॉडल बनी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिलिका या ऐसी प्लास्टर टाइप की चीज़ों में डिप कर देते हैं। तो उसके आउटर लेयर पर सिलिका, सपोज करो कि ये अगर बनाना है आपको, ठीक है, ये आपने क्या किया कि एक मोम का बना लिया और इसको एक सिलिका के उसमें डिप कर दिया, जिससे इसमें आउटर लेयर जो है वो सिलिका की जम गई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ बन गया है, थोड़ा बाहर से अगर मैं बनाऊँ शायद बढ़िया बने। हाँ ठीक है, सिलिका की आउटर लेयर इसमें जम गई, आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसको हीट अप कर दोगे, इसको हीट अप कर दोगे। हीट अप करने के बाद क्या होगा, ये जो अंदर का ये वैक्स है ये क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक छेद कर देते हैं जिसके सहायता से वैक्स जो है गर्म होकर के निकल जाएगा। अब ये आपकी आउटर लेयर ये जो पूरी है इनर लेयर के साथ ये इतनी थिकनेस की बच जाएगी। ठीक, अब ये जो छेद होता है इसी में से आप कोई भी प्रीशियस मेटल प्योर कर देते हो। प्रीशियस मेटल का मतलब कि जैसे ब्रास की कुछ बना देते हैं जिनके शेप्स इंट्रिकेट या थोड़े से कठिन होते हैं, ब्रॉन्ज की बना देंगे, गोल्ड की बना देंगे, सिल्वर की बना देंगे। तो इसको आपका प्रिसीजन कास्टिंग भी बोलते हैं, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, साइडे प्योर कुछ ऐसा भी एक नाम होता है। ठीक है, तो लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई गई है। स्टैचू को डांसिंग गर्ल नाम दिया गया है
क्यों? क्योंकि उसके पोस्चर को देख करके, ओइंग इस पोस्चर, देखोगे अगर इसको तो एक बारी लगेगा कि इसका जो पहनावा है, ठीक है, उस तरीके से भी ये क्या है, एक डांसिंग गर्ल की तरह से लग रही है। आगे आते हैं, चन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या स्टाइल है? तो चन्नापट्टनम कला, ठीक है। चन्नापट्टनम टाउन जो है उसको टाउन ऑफ टॉय के नाम से भी जाना जाता है, कि रामनगर जिले कर्नाटका में है। 2005 में इसको जीआई टैग से भी आपका नवाजा गया है। मोस्टली आइवरी वुड या कभी कभी रोज वुड और सैंडलवुड भी यूज़ किया जाता है इस स्टाइल में, जिसमें से आइवरी वुड का नाम कभी भी अगर आता है तो पीले रंग की ये लकड़ियाँ होती हैं, और ये खास करके चन्नापट्टनम स्टाइल के लिए ही समझ लो कि ब्लेस्ड है, मतलब चन्नापट्टनम स्टाइल, ये लकड़ियाँ इतनी अच्छी होती हैं उसको बनाने के लिए। जो वुडवर्क होता है उसका कलर जो हम लोग वेजिटेबल डाइज से देते हैं, यानी कि सब्जी के रंगों से निकाल करके देते हैं, और दूसरा एक ग्रास की प्रॉपर्टी एब्रेसिव यूज़ करते हैं उसकी ग्लेजिंग के लिए, उसको चमकाने के लिए। टीपू सुल्तान ने इनवाइट किया था पर्शियन आर्टिसंस को ट्रेन करने के लिए लोकल आर्टिस्ट को, ठीक है। तो ये बाहर की ही टेक्निक थी मुझे लगता है चन्नापट्टनम स्टाइल, क्योंकि इसने पर्शियन आर्टिसंस को यहाँ पर बुलाया था, यहाँ के लोकल लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो अगर देखा जाए इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये कला पर्शिया या ईरान के आसपास की लगती है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि कोई भी अभी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, जितना था वो सब कवर कर दिया है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक मैंने आपको बता दी है, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। लॉस्ट वैक्स में एक बार और रिवाइज करता हूँ कि सबसे पहले मोम का कोई पुतला बना लेते हैं, मोम का पुतला जितना खूबसूरत बना सकते हैं बना लेते हैं, ठीक है। मोस्टली इंट्रिकेट शेप, यानी कि जो कठिन शेप होता है, जैसे सपोज करो कि जो हमारी आइडल्स होती हैं घर में जिसकी वर्शिप करते हैं, जैसे अगर पीतल की बनी हुई है, मुरादाबाद पीतल नगरी कहलाती है, तो वो जो आइडल्स होती हैं उनका पहले सपोज करो कि मोम का एक पुतला बना लिया। मोम का पुतला बनाने के बाद एक सिलिका या सीमेंट की एक स्लरी रखे हुए हैं, उसमें वो मोम के पुतले को डुबा देते हैं, ठीक है, और उसमें एक होल कर देते हैं नीचे, या जहाँ से भी आसानी से मोम निकल पाए। फिर वो जो बाहर एक कवच बन गया जिसमें सिलिका या सीमेंट है, उसको हीट अप कर देते हैं, तो सारा का सारा मोम मेल्ट होता है हीट अप होने के बाद, गर्म होने के बाद, और वो जो नीचे छेद होता है उससे वो बाहर हो जाता है। अब आपको एक खोखला सा सिलिका का शेप मिल जाता है, उसमें आप कोई भी प्रीशियस मेटल उस छेद के रास्ते डाल देते हैं, और वो मेल्ट होने के बाद उस जो सिलिका का आपका बाहर आउटर कवरेज है उसको फोड़ देते हैं, और वो क्या मिल जाता है आपको, प्रीशियस मेटल की कोई भी मूर्ति मिल जाती है बिना मेटल की बर्बादी के। इसीलिए प्रीशियस मेटल बार बार बोल रहा हूँ। इस कास्टिंग को लॉस्ट वैक्स मेथड भी बोलते हैं, और अभी मॉडर्न समय में प्रिसीजन कास्टिंग या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है नटराज स्टैचू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नटराज स्टैचू, क्योंकि अभी भारत मंडप जो परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। ये कब हुआ? तो G20 के समय में हुआ, जो कहाँ आयोजित हुई थी? दिल्ली में, ठीक है। तो आपको न्यूज़ पता चल गई कि न्यूज़ में क्या था। तो भारत मंडपम में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा को जो है स्थापित किया गया है G20 जो दिल्ली में हुआ उस समय में। अगर स्टैचू की बात की जाए तो उसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये अष्ट धातु की बनी हुई थी। अष्ट धातु में क्या क्या आता है? तो सोना आता है, चांदी आता है, तांबा आता है, तांबा के अलावा लोहा आता है। चार चीज़ आप पहले याद कर लो, फिर याद कर लो लेड आता है, जिंक आता है और मरकरी आता है, ठीक। तो इस अष्ट धातु की प्रतिमा बनी हुई थी जिसको ऑक्टो एलॉय या अष्ट धातु कहते हैं, और इसके लिए भी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का यूज हुआ था। मैंने बताया कि जब भी कोई महंगी धातु की कास्टिंग करते हैं तो क्या यूज करते हैं? लॉस्ट वैक्स कास्टिंग या लॉस्ट वैक्स मेथड का यूज करते हैं। नटराज के बारे में बात करें तो इनको लॉर्ड ऑफ डांस कहते हैं, यानी कि नृत्य के प्रभु भी कहते हैं इनको, और ब्रह्मांड को बनाने व नष्ट होने का चक्रीय प्रक्रम ये रिप्रेजेंट करता है। बाकी बात करें आगे तो ये शिव के पंचकृत्य को 5 एक्टिविटीज ऑफ शिवा का मैनिफेस्टेशन है, यानी कि इसको दिखाता है कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। वो यहाँ पर मैं हिंदी में लिखता हूँ आपके लिए। पहला तो सृजन, दूसरा होता है संरक्षण, तीसरा होता है विनाश, चौथा होता है तिरोभाव यानी कि अंधकार को हटाना, और पांचवा होता है अनुग्रह, ठीक है। एक सेकंड, अनुग्रह। तो ये आपके 5 कृत्य होते हैं जिनको दिखाता है। चोलों को कंसीडर किया जाता है कि लॉर्ड शिवा एज ए नटराज उनकी जो है फैमिली डेटी या मतलब उनके कुल देवता हुआ करते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ नटराज स्कल्पचर की, कैसे एवोल्यूशन हुआ, कहाँ से शुरू हुआ नटराज की मूर्ति का स्थापत्य जो है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें
कि फर्स्ट अपीयरेंस जो देखा गया वो पल्लव पीरियड में देखा गया, कि जो पल्लव लोग थे उस काल में इसका फर्स्ट अपीयरेंस देखा गया, जो कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका पहली बार साक्ष्य मिलता है या इसके विकास को देखा जाता है। ठीक है, फिर इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जो इसका वर्तमान रूप है, कि जिसमें शिव जो है एक, जैसे मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए शिव जो है इस तरह से नृत्य करते हुए, इनकी जटाएं खुली हुई हैं, एक हाथ में अग्नि और इस तरह से दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, और पैर दो तरह से है, और बाहर जो है ज्वाला पूरी तरह से उनको घेरी हुई है। ये वाला जो फॉर्म है इसके बारे में बात कर रहा है। तो इस फॉर्म की बात कर रहा है कि ये अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला डायनेस्टी, ये चोलों के समय में या चोल के संरक्षण में ये वाला जो प्रेजेंट फॉर्म है ये विकसित हुआ। आगे कहता है कि डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न्स ड्यूरिंग 10th सेंचुरी विडोड चोला क्वीन सेम्बियन महादेवी। तो कहता है कि 10वीं शताब्दी के दौरान इस कला की प्रतिष्ठित संरक्षक विधवा चोल रानी सेम्बियन महादेवी थी। तो इसको नोट करेंगे कि विधवा रानी कौन थी, सेम्बियन महादेवी 10वीं शताब्दी के आसपास में इस कला की जो प्रतिष्ठित संरक्षिका थी वो थी। टेम्पल एसोसिएटेड, बहुत सारे मंदिर जो है इस नटराज की मूर्ति से संबंधित है। पहला देखते हैं इसमें आपका है तिल्लई नटराज मंदिर, नोट करते रहिएगा, तिल्लई नटराज मंदिर, बस नोट करना है कि जैसे ऐसे लिखेंगे नटराज से संबंधित मंदिर, और यहाँ पर पॉइंट वाइज जो है 2-3 चीज़ें ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला तिल्लई नटराज मंदिर की बात करते हैं। ये कहाँ पर है, चिदम्बरम शहर में तमिलनाडु के स्थित है। फिर नीचे आता है कि इस मंदिर में जो है परांतक वन रूलर जो था आपका चोल डायनेस्टी का, वो एसोसिएटेड था मंदिर के साथ। लोकेटेड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड्स मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये मंदिर जिस जगह अवस्थित है वहाँ पर विश्व की चुंबकीय भूमध्य रेखा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है अपना मैग्नेटिक इक्वेटर का। ऑल्सो फाउंड एट द उमा महेश्वर टेम्पल इन कोनेरी राजपुरम में उमा महेश्वर टेम्पल है, वहाँ पे भी ये पाया जाता है नटराज की मूर्ति। और दूसरा है बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, वहाँ पर भी जो है नटराज की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। तो इन 3 मंदिरों को आप लोग लिख लेंगे। फिर थोड़े से फीचर्स नटराज स्टैचू के बारे में बात कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पर यूपीएससी ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मैं कह रहा था ना कि यूपीएससी के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूंगा, तो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ देखते हैं कि डमरू लेते हैं अपर राइट हैंड में, तो आप देख रहे होगे ये अपर राइट हैंड है जिसमें शिव ने डमरू लिया है। ये क्या दिखाता है, क्रिएशन को दिखाता है। ये क्रिएशन को दिखाता है, यानी कि इसको आप डीसी से भी याद कर सकते हैं। मैंने जो बनाया कि डमरू सी क्रिएशन, ठीक है, यानी कि डमरू की ध्वनि सृष्टि के सृजन का प्रतीक है, ऐसा मानते हैं। दूसरा है अपर लेफ्ट हैंड की जो बात करते हैं उसमें अग्नि धारण किए हुए हैं, तो अग्नि जो है सृष्टि के विनाश को दिखाती है, कि जो आग है रक्त फूल जिसको बोलते हैं वो क्या करती है कि सृष्टि को विनाश कर सकती है, सृष्टि का विनाश कर सकती है। लोअर राइट हैंड को अभय मुद्रा के रूप में दिखाया गया है, और ये एक जेस्चर है कि अलाइज फियर एंड रीअश्योर सेफ एग्जिस्टेंस, यह भय को दूर करता है और सुरक्षित अस्तित्व का आश्वासन देने का प्रतीक है, जो लोअर राइट हैंड है आपका। ठीक है, ये अभय मुद्रा को दिखाता है, इस चीज को याद रखना है। और जो आपका लोअर लेफ्ट हैंड है वो डोल हस्त है, डोल हस्त मुद्रा में स्थित है। ठीक, तो चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया कि पहले राइट हैंड में आपका क्या है, तो उसमें आप क्रिएशन दिखाते हैं क्योंकि डमरू लिए हुए हैं, और दूसरे राइट हैंड में क्या है, तो अभय मुद्रा में दूसरा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड की बात करें तो ऊपर वाले में अग्नि है और नीचे वाला डोल हस्त मुद्रा में स्थित है। फिर पैर की बात करते हैं तो राइट लेग, जो दायां लेग है वो यूज फॉर बैलेंसिंग एंड सप्रेसिंग द अपस्मारा। अपस्मारा क्या होता है, अपस्मारा जो है अज्ञानता व भ्रम का दैत्य माना जाता है, इसको अपस्मार या अपस्मारा कहते हैं। डेमन ऑफ इग्नोरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, जो मैंने आपको बताया कि अज्ञानता और भ्रम या भूलने का एक वो माना जाता है राक्षस। लेफ्ट लेग की बात करें तो ये आपका भुजंग त्रासित मुद्रा, भुजंग त्रासित स्टांस या मुद्रा में अपना बायां पैर उठाए हुए हैं। ये जो आपका बायां पैर उठा हुआ है भुजंग त्रासित मुद्रा में है, और तिरोभाव यानी कि आपका वेल और माया को किक करते हुए दिखाए जाते हैं। ठीक है, मतलब माया से पर्दा हटाने के रूप में इनको दिखाया गया है। फिर सर्कुलर ज्वाला चारों ओर दिखाई गई है। ये जो सर्कुलर ज्वाला आपको दिखाई गई है ये दिखाता है कि गार्लैंड ऑफ फ्लेम्स, मतलब कि ज्वाला की माला है, सराउंड करती है पूरे फिगरेशन को या पूरे आकृति को।
तो यहाँ पे आपको आशा करता हूँ कि जितनी भी पॉइंट्स दिए होते नटराज स्टैचू के बारे में वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको यूपीएससी का क्वेश्चन अब इस पर सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर, अगर आपको कोई भी नया पॉइंट मिलता है तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको ऐसे लिखना है कि हैंड्स, ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, हैंड्स मतलब यहाँ ऊपर नटराज हेडिंग डालो, फिर हैंड्स लिखो, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट, जो जो चीज़ें पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर दिखा दो। ठीक है, L1 R1 L2 R2। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। फिर आपका फिर यहाँ पर लेग की बात आती है। लेग में आप दिखाओगे लेफ्ट 1 राइट 1, लेफ्ट 2, सॉरी एक ही पैर है, तो इस तरह से आप दिखा दोगे। ठीक है, नोट डाउन इस तरह से कर लिया, एक छोटे पेज स्टिकी नोट्स बना करके अपने कहीं बेड के आसपास में या जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ पर लगा दिया। आगे बात करते हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर चोला डायनेस्टी में किस तरह से चोल डायनेस्टी में जो है आर्ट और आर्किटेक्चर जो है यानी कि कला और स्थापत्य जो है वो फैला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर वर मेड यूजिंग द साइरे पर्ड्यू जिसको लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं। इस टेक्निक से उनके कांस्य मूर्तियां बनती थी। स्कल्पचर का फीचर होता था कि होल होता था इसमें बॉटम में, मैंने बताया भी होल क्यों रखते थे कि नया मेटल उसमें डालने के लिए और जो पुराना वैक्स है उसको निकालने के लिए। पेंटिंग्स की बात की जाए अगर चोला के अंडर में, तो चित्रकला बहुत सारी है, जैसे पेंटिंग्स ऑफ द थीम ऑफ पुराण पेंट किया गया है इनर वॉल ऑफ राजराजेश्वर मंदिर के। तो बहुत सारे पुराण्स के जो चित्र हैं उनको इनर वॉल पे, आंतरिक दीवारों पर पेंट किया गया है राजराजेश्वर मंदिर में और गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर में, इन दोनों मंदिरों में। ठीक है, फिर पेंटिंग मिलती है मार्को पोलो की, ये बिलीव किया जाता है कि मार्को पोलो की पेंटिंग है बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर। ठीक है, फिर संगीत की बात करें, म्यूजिक और डांस की बात करें, तो इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कुदामूल, वीणा एंड फ्लूट, मतलब बांसुरी, वीणा और कुडामूला कुछ होता है, उस तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। और वहाँ पर देवदासी संगीत और गायन में निपुण मानी जाती थी। ठीक है, तो देवदासियों का पहला वर्णन भी यहाँ पर आ गया कि देवदासियाँ जो है संगीत और म्यूजिक में निपुण मानी जाती थी उस समय। क्लासिकल डांस की बात की जाए, शास्त्रीय नृत्यों की, तो भरतनाट्यम बिलीव टू बी द फ्लोरिश अंडर चोला। तो भरतनाट्यम देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि भरतनाट्यम नृत्य चोल साम्राज्य के अंतर्गत थी, फला फूला। तो कहीं पर अगर ऐसा कुछ क्लासिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो ये पॉइंट कहीं नोट डाउन किया जा सकता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ऑब्जेक्टिव देता है तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे चलते हैं, मंदिर की बात की जाए तो मंदिरों को दो समूह में बांटा गया है, कैटेगराइज्ड इन टू ग्रुप्स, दो समूहों में बांट दिया गया है। पहला टेम्पल है पल्लव इन्फ्लुएंस का और दूसरा है चालुक्य इन्फ्लुएंस का। आर्किटेक्चर इनका मेनली होता था द्रविड़ स्टाइल का, जितना भी सदर्न साइड में जो आर्किटेक्चर होता है वो होता है आपका द्रविड़ स्टाइल। तो अब देखते हैं कि की फीचर क्या होते हैं चोला मंदिर के। ठीक है, मतलब चोला टेम्पल्स के। तो सबसे पहली चीज़ है कि हाई बाउंड्री वॉल, बाहरी ऊंची दीवार होती है इसकी, कंसिस्ट ऑफ गर्भगृह, इसमें गर्भगृह होता है जिसको इनर सैंक्टम के नाम से बताया जा रहा है, और बीच में अंतराल होते हैं जिसको वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टेम्पल्स वर ह्यूज एंड लार्ज विमान्स, इनका विमान जो होता है इनर सैंक्टम के ऊपर जो ऐसे विमान होता था, मैंने कल भी बताया था, जैसे इनर सैंक्टम है ये गर्भगृह है, तो इसके ऊपर जो ऊंची सी स्थिति बनी होती है, ऊंची इमारत जो बनी होती है उसको आपका विमान कहते हैं, या स्टार्टिंग में गोपुरम टावर भी देखे जाते हैं। रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते थे तो इसमें नीस और ग्रेनाइट यूज़ होता था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीस और ग्रेनाइट जो है किस टाइप की रॉक्स होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में देखेंगे तो पहला है विजयालय मंदिर अर्ली ग्रुप्स में, और बाद के ग्रुप्स में अगर देखेंगे मतलब बाद के मंदिरों में चोलकालीन, तो उसमें पहला आता है बृहदेश्वर मंदिर, फिर आता है तंजावुर में जो स्थित है बृहदेश्वर, और दूसरा है बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ गंगाईकोंड चोलपुरम। तो दोनों का नाम ही बृहदेश्वर है, एक तंजावुर में स्थित है, लिख लीजिएगा तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर, और दूसरा है आपका गंगाईकोंड चोल में स्थित बृहदेश्वर। ठीक है, ये दोनों मंदिर इसमें आता है। चोल डायनेस्टी के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको बता देता हूँ। फाउंडर जो इसके हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो विजयालय जो इसके फाउंडर माने जाते हैं, जो कि मदुरई का विनाशक नाम से भी इनकी उपाधि दी जाती है। सबसे फर्स्ट चीज ये हो गई। ठीक है, फिर नहीं सॉरी विजयालय जो है सॉरी परांतक वन का जो है ये मदुरई का विनाशक टाइटल है, विजयालय जो है वो फाउंडर है। फिर प्रोमिनेंट रूलर्स में आते हैं तो परांतक वन आते हैं सबसे पहले, जिनको मदुरई का विनाशक के रूप में जाना जाता है, जो कि कैपिटल सिटी थी पांड्याज की।
इन्होंने डिफीट किया सिंघलीज इन्वेडर को, जो कि सिंघल द्वीप से या श्रीलंका से आए हुए थे, और यूनाइट किया चोल और पांड्यास को, ठीक है। फिर उस राज्य पर भी अधिकार कर लिया। फिर बात आती है राजराज चोल की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है राजराज चोल, स्टार मार्क कर लीजिए इनको। 985 से लेकर के 1014 AD तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया। इन्होंने श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव, इन सारे आइलैंड्स पर भी क्या किया, कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर आते हैं राजेंद्र चोल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गंगई कोंड चोल का उपाधि लिया है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगई कोंड चोल का उपाधि कौन लिया, तो इनको जो है गंगई कोंड चोल भी कहा जाता है। इन्होंने कॉन्क्वेर किया पोर्शन ऑफ द मलय पेनिनसुला, यानी कि जो आपका साइड में मलेशिया मलक्का वाला एरिया पड़ता है, जहाँ पर मलेशिया है, जावा सुमात्रा है, इस एरिया को भी कुछ हिस्सों को विजित कर लिया था, ठीक है। वहाँ के पूरे आर्किपेलागो को नहीं, लेकिन कुछ पोर्शंस को जीत लिया था। लास्ट में आते हैं कुलोतुंग। कुलोतुंग ने यूनाइट किया आपका पूर्वी तट को और चोल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। मलय प्रायद्वीपों की विजय कौन किया था, इससे क्वेश्चन अगर आए तो राजेंद्र चोल ने किया था। फिर मेजर सिटीज़ की बात की जाए तो कैपिटल इनकी तंजावुर हुआ करती थी, जिसको तंजौर भी जानते थे, और बाद में गंगई कोंड चोलपुरम को कैपिटल घोषित कर दिया गया। रीजनल कैपिटल में कई सारी थी, जैसे कांचीपुरम थी, मदुरई थी, ये भी यहाँ पर जो है कभी कभी दरबार या कोर्ट्स लगते थे। प्रेजेंट डे टेरिटरी की बात की जाए तो आपका सबसे पहला आता है पेरालंबूर, उसके बाद आता है दूसरा अरियालुर, तीसरा आता है नागापट्टिनम, फिर पुदुकोट्टई, फिर वृद्धेचलम तथा लास्ट पिचवरम। ये डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट है। एक बारी मैप में, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट खोल करके वहाँ के इन डिस्ट्रिक्ट्स को देख लीजिएगा जहाँ पर चोल शासन करते थे, ठीक है। फिर लास्ट आता है कल्चर। कल्चर काफ़ी, लास्ट नहीं मतलब कल्चर आता है नेक्स्ट। कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्कल्प करते थे, ये बनाते थे कास्ट एग्जिक्विसिट ब्रॉन्ज फिगर, यानी कि जो आपका कांच से मूर्तियां थी उनकी उत्कृष्ट ढलाई करते थे, ठीक है। एग्जिक्विसिट मतलब होता है उत्कृष्ट। फिर प्राइमरली डिपिक्टिंग हिंदू, मतलब हिंदू देवताओं को दिखाती थी ये मूर्तियां, जिसमें कि एक आपका नटराज भी आता है। फिर लैंड टैक्स जो होता था वो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम था, लैंड टैक्स यहाँ पर वसूला जाता था। फिर नेक्स्ट जो इसमें आता है पुरावु वारितैनैक कटम, इस नाम से भू राजस्व की प्रणाली अस्तित्व में थी, तो याद करेंगे इसको भी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे कि कल्चर में इनके पुरावु वैरितिनैक कटम नाम से एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि एग्जिस्टेंस में था। ऑफिशियल्स जो है पैसे उनको दिए जाते थे जो है जीविता के नाम से इनको वेतन भूखंड के रूप में मिलता था, ठीक है। मतलब जो भी उनके ऑफिशियल से अधिकारी थे उनको जो वेतन मिलता था वो जीविता के नाम से एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था। ऑफिशियल लैंग्वेज जो इनकी थी उस समय तमिल हुआ करती थी, और मीडियम ऑफ एजुकेशन भी थी उस समय लोगों की। संस्कृत लैंग्वेज को लिटरली पर्पज से यूज़ किया जाता था, या आपका लिटर्जिकल पर्पज से पूजा पाठ के लिए भी यूज़ किया जाता था। फिर नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो हम लोग का चोल ने एक पहले तो कई वर्षों तक इन्होंने शासन किया चोलों ने, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी उन्होंने सस्टेन्ड मोनार्की एक बनाई। किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस विच वर नोन एज ए मंडलम। जो किंगडम होता था वो मंडलम रूप से प्रांतों में विभाजित था, ठीक है ना। ईच विलेज एक्टेड एज ए सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, एक्सप्लेन करने को दिया जाता है कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात अगर की जाए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये जो है विलेज जो है वो अपना सेल्फ गवर्नमेंट करता था, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किंग रिमेन्ड द सेंट्रल अथॉरिटी हु मेक मेजर डिसीजंस। तो बड़े बड़े डिसीजंस जो है किंग लेता था, बाकी छोटे नहीं लेता था। सोशल रिलीजियल कंडीशन की बात की जाए तो बुद्ध, जैन, सैविज्म, वैश्वनिज्म सारे के सारे जो है सपोर्ट किए जाते थे चोल शासकों के द्वारा। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो सर्व धर्म संभाव टाइप का था। बाकी चोलों को अगर अपने नटराज या भगवान शिव को पूजना होता था एक अपने कुल देवता के रूप में, तो वो बात अलग थी, लेकिन वो किसी और को भी मना नहीं करते थे कोई और धर्म मानने से। अगर प्रेजेंस देखा जाए तो वहाँ पर हाई लेवल ऑफ लिटरेसी था, मतलब साक्षर थे लोग, एजुकेशन होता था। सोसाइटी संस्कृत एजुकेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड फॉर टू ब्राह्मण, लेकिन संस्कृत शिक्षा जो है वो ब्राह्मणों तक सीमित थी। तो ये एक चीज़ आप अच्छे पॉइंट्स में और बुरे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि संस्कृत की शिक्षा केवल
ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। फिर रिलीजियस मोनास्ट्रीज की बात की जाए, जिसको मठ या गटिका कहते हैं, ठीक है, गतिक या मठ कहते हैं, तो ये शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। फिर प्रैक्टिस लाइक डिवीजन ऑफ कास्ट इनटू वडनगई और इलनंगई, हिंदी में इसको बोलते हैं इडंगई और वडंगई, ठीक है ना। ये जो होते थे इस जाति का इस रूप में विभाजन होता था, इडंगई और वडंगई, या वलंगई भी कहीं कहीं लिखता है, ठीक है, वडंगई या वलंगई भी कहीं कहीं लिखता है, इस रूप में जाति का विभाजन था। फिर देखा जाता है कि सती, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा सबके सब लोग, ठीक है, सामने लिखिएगा चोल और ये पॉइंट नोट करिएगा, सती अमंग रॉयल फैमिलीज देवदासी सिस्टम वॉज प्रीवेलेंट, मतलब जो शाही परिवार होते थे उसमें आपका सती सिस्टम, सती प्रथा और देवदासी प्रथा, ठीक है, ये दोनों प्रथाएं जो है प्रचलित थीं उस समय, ठीक। और चोल डायनेस्टी को डिफीट किसने किया, तो पांड्य ने पराजित कर दिया। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये पूरा पोर्शन आज खत्म करके ही हम लोग जाएंगे यहाँ पर। अभी तक 25 मिनट का लेक्चर हुआ है, मुझे लगता है कि आधे घंटे और लगने चाहिए और हम लोग ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो न्यूज़ क्या है, रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर ने जब आपका ये सेनेगल को राजदंड या जिसको बोलते हैं स्कैप्चर भी बोलते हैं, उसको नए संसद भवन में स्थापित किया, तो काफ़ी ये चीज़ कवर की गई। तो वही चीज़ लिख रहा है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने प्लेस किया सेनेगल या स्कैप्चर को प्रेजेंटेड बाय द हेड ऑफ तिरुवावादुतरई, ठीक है ना, तिरुवावादुतरई अधीनम एक मठ है, उनके हेड के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया और इन्होंने ले जाकर के कहाँ पे इसको स्थापित कर दिया, तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में स्थापित कर दिया। और क्या न्यूज़ है, कहता है कि सबसे पहले ये बात आती है, एक सेकंड, ठीक है, हाँ, सबसे पहले बात आती है 14 अगस्त सन 1947 की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिसीव किया था सेनेगल एज ए सिंबल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर। जब भारत को सत्ता मिली थी तो सत्ता स्थानांतरण की तरह थे, हस्तांतरण की तरह से जो है ये चीज़ दिखाई गई थी। द वर्ड सेनेगल डिराइव होता है तमिल वर्ड से जिसका नाम है सेम्मई, तो इसको नोट करेंगे, ठीक है, सेम्मई वर्ड से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है राइचुअसनेस, ठीक है ना, राइचुअसनेस यानी कि नीतिपरायणता। एज द ऑब्जर्वर ऑफ जस्टिस द हैंड इनग्रेव्ड, ठीक है, ऑब्जर्वर ऑफ जस्टिस के तरह से जो नंदी हैं वो हाथ से इनग्रेव किए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं, या मतलब उसको थोड़ा सा कलात्मक रूप दिया गया है। इनग्रेव मतलब तो होता है जैसे उभार देना, ठीक है, तो उस नंदी सिट अटॉप इट, उसके सबसे ऊपरी सेनेगल के सबसे ऊपरी भाग में, ठीक है, यानी कि फिर से एक बारी मैं इसको हिंदी में बताता हूँ कि हाथ से उत्कीर्ण और शीर्ष पर विराजमान नंदी अपनी निर्भीक दृष्टि से सबको देख रहे हैं, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि द रिसिपिएंट हैज़ द अन्नाई ऑर्डर ऑफ डिक्री टू रूल जस्टिस एंड फेयरली, मतलब कि सेनेगल को धारण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश, जिसको आणई कहते हैं, यही जो लिखा हुआ है आणई, ठीक है, वो होता है, शासन करने का आदेश होता है दो तरीके से, कैसे, जस्टली और फेयरली, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से। फिर कहता है कि चोला एम्पायर में सेनेगल जो है कंसीडर किया जाता था सिंबल ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब जो आपका कर्तव्य पथ है उस तरह से, एंड पाथ ऑफ सर्विस, सेवा पथ के रूप में, और पाथ ऑफ द नेशन, राष्ट्र पथ के रूप में। तो तीनों चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि कर्तव्य पथ, सेवा पथ और राष्ट्र पथ के रूप में चोला एम्पायर के दौरान जो है सिंबल समझा जाता था इस सेनेगल को। हैंडिंग ओवर द स्कल्पचर, जो सेनेगल है उसको जब हैंड ओवर किया जाता है, सिंस द संगम एज, संगम एज के समय से ही एक दूसरे में क्या किया जाता है, जब भी सत्ता हस्तांतरण होती है तो एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाता था। इन चीज़ों का वर्णन आपको कुछ टेक्स्ट में भी मिलता है, जिनका नाम यहाँ पर मैंने लिख रखा है, पुरुन्नानुरु, ठीक है, फिर कुरुतो कारगई, और फिर लास्ट है पेरुम पाना तुप्पड़ई, ठीक है, इसके अलावा कलितोगई। ये 3-4 टेक्स्ट हैं, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो यार, नाम थोड़ा टेढ़ा है, जीभ टूट जाती है हम लोग की, ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर यूपी वाले लोग हैं, अगर हम लोग साउथ में होते तो शायद अन्ना टवंडा कुछ ऐसा ऐसा करते रहते, लेकिन काफ़ी चीज़ें टफ होती हैं, तो ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर ये जो मठ है जिसने ये सेनेगल प्रधानमंत्री को दिया है, जिसका नाम है तिरुवावादुतरई
अधीनम, ठीक है। इस मठ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मठ जो है नमः शिवाय या नम शिवाय मूर्ति के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि शैवाइट संत थे, मतलब शैव धर्म के संत थे और स्कॉलर भी थे। 16वीं शताब्दी में तिरुमूलर में, कहाँ पर, तिरुमूलर में स्थापित हुआ था। आगे बात करता है कि ठीक है, इन्होंने एक चीज़ और लिख रहा है कि प्रसिद्ध शैव संत ये जो थे तिरुमंत्रम के लेखक थे, और तिरुमूलर ने तिरुवावादुतुरई में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है अपना वो प्राप्त किया, इनलाइटनमेंट हुए, ज्ञान प्राप्त किया। और पीपल ट्री आपको बता ही दिया मैंने। फिर कहता है कि ये जो स्थित है मठ, ये आपका सदर्न बैंक ऑफ रिवर कावेरी के पास स्थित है, ठीक है। अब कुछ चोल काल में गिफ्ट दी जाती थी जो लैंड्स हैं उनको, तो उसका अलग अलग नाम है। पहला है वेल्लन वागाई, ठीक है, वेल्लन वागाई सबसे पहला वाला है। तो ये लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रोप्राइटर्स, तो ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर, तो जो गैर ब्राह्मण थे उनकी भूमि होती थी। दूसरा है ब्रह्मदेह, इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में शायद पूछा हुआ है ब्रह्मदेह क्या होता था, तो ये गिफ्टेड लैंड होती थी ब्राह्मण्स को। तीसरा है शाला भोगा या शाला भोग, ये लैंड होती थी मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के रख रखाव के लिए दी गई भूमि होती थी। फिर आता है देवदान या तिरुनमट्टकन्नी, ठीक है, तिरुनमट्टकन्नी, ये लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ये जो है मंदिरों को दी जाती थी ये भूमि उपहार में। फिर लास्ट आता है पल्ली चंदनम, पल्ली चंदनम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, ये जैन इंस्टीट्यूशन को दी जाती थी। तो ये नोट डाउन करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस साल नहीं तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस, ठीक है, ये दोनों मिला करके इन 5-6 नामों में से अगले साल तक तो एक क्वेश्चन पूछ ही लेंगे। इसको कहीं नोट डाउन कर लो आप स्टिकी नोट्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी सेनगोल में, वो ट्रांसफ़र वांसफ़र तो सब ठीक है, कहाँ टेक्स्ट में वर्णित है ये भी ठीक है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लैंड गिफ्टेड है, ठीक है। फिर बात आती है, आगे चलते हैं इसमें, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन को आगे देखते हैं। तो किंग जो होता था मोस्ट पावरफुल होता था, सबसे ज़्यादा जो है ताकतवर किंग होता था। सारा सत्ता का जो मेन पावर होता था, शक्ति होती थी, उसी के हाथ में होती थी। और ये गाइड किया जाता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, यानी कि एक तरह की मंत्रिपरिषद होती थी जो उसको गाइड करती थी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि टॉप अथॉरिटीज़ वर नोन एज पेरुनतरम, ठीक, तो पेरुनतरम कहा जाता था जो भी टॉप अथॉरिटीज़ होती थी उनको। जो इन्फीरियर ऑफिशियल्स होते थे उनको सिरुनतरम कहा जाता था। तो ये भी चीज़ें नोट कर सकते हैं कि 2 पॉइंट है इसमें, पेरुनतरम मतलब हायर अथॉरिटीज़ और सेरुनतरम मतलब जो लोअर अथॉरिटीज़ होती थी। चोला एम्पायर डिवाइड किया जाता था मंडलम में या प्रोविंस में, मतलब प्रांतों में या मंडलम में, और फिर उनको 2 भागों में और डिवाइड किया जाता था, वलनाडु और नाडु में। आप देखोगे तमिलनाडु, तो नाडु पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से वो 2 भाग फर्दर फिर डिवाइड होते थे, वलनाडु और नाडु। देखिए यहाँ पर प्रांत को मंडपम कहें, फिर वलनाडु और फिर नाडु, इस तरह से डिवाइड होता था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को विलेजेस में इनकरेज किया जाता था, ये आपने जान ही लिया है। मेंशन ऑफ 2 असेंबलीज, उर और सभा या महासभा को, 2 असेंबलीज या 2 तरह की समितियां यहाँ पर चलती थीं। पहले को बोलते थे उर और दूसरे को बोलते थे महासभा, ठीक है। उर जो होती थी वो आम सभा होती थी, ऐसे याद रखना है। उर जो होती थी वो जनरल असेंबली होती थी गाँव की, ठीक। और महासभा जो होती थी गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन होती थी इन ब्राह्मणा विलेज विच वर कॉल्ड अग्रहाराज, तो ब्राह्मणों के विलेज में, ठीक है, ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा थी जिनको अग्रहार भी कहा जाता था। फिर आगे आपका आता है, इन एडिशन टू लैंड टैक्स दे ड्रू इनकम फ्रॉम द टोल ऑन ट्रेड टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, मतलब वो 2 कर और ले रहे हैं लैंड टैक्स के साथ साथ, ठीक है। कौन कौन सा ले रहे हैं, तो पहला टोल ऑन ट्रेड ले रहे हैं, मतलब जो भी व्यापार हो रहा है उस पर चुंगी ले रहे हैं, तो चुंगी कर ले रहे हैं। और दूसरा टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, यानी कि पेशे पर जो लगाया जा रहा है टैक्स, वो भी यहाँ पर लिया जाता था। चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मूवेंद वेलन, तो मूवेंद वेलन की कुछ जो अमीर लोग होते थे, कुछ भूसामंत जो होते थे, ठीक है, समृद्ध, उनको मूवेंद वेलन की उपाधि दिया जाता था। उसके साथ साथ आपका दूसरी जो टाइटल है अरैयार भी दिया जाता था,
अलग अलग लोगों को, मतलब मूवेंद वेलन भी दिया जाता था और अरैयार भी दिया जाता था। तो ये पूछ सकता है कि मूवेंद वेलन जो है चोल साम्राज्य से रिलेटेड है, ये क्या होता है। ठीक, तो 4 ऑप्शन देगा तो आप समझ जाइएगा चोल राजाओं में कुछ ऐसे समृद्ध या पैसे वाले जो भू सामंत होते थे उसको मूवेंद वेलन या अरैयार प्रधान को कहते थे। ठीक है, फिर देखिए जैसे उसमें मूवेंद वेलन ये होते थे जो 3 राजाओं को अपनी सर्विस प्रदान करते थे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मूवेंद वेलन जो थे वो 3 राजाओं को, एक सेकंड, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान किया तो वेलन कहलाया। और इसमें दूसरा होता है अरैयार, ये 2 उपाधियां हैं। ठीक है, ये 2 उपाधियां हैं। आगे चलते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट देख लेते हैं जो कि शोकेस किया गया था G20 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, अभी तक जो पढ़ा हमने उसमें मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, करंट से भी जोड़ता है और बहुत सारी चीज़ें जो वर्ल्ड वाइड फैलाई गई उनके बारे में ये चीज़ें हैं। कह रहा कि पहला तो ये हो गया कि जो समिट था हम लोग का, उसका जो टाइटल था वो था आपका वसुधैव कुटुंबकम, जिसको थीम बोल लीजिए। इसकी ओरिजिन होती है आपकी महाउपनिषद से। एक सेकंड, इसको जूम ही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो मैं मैनेज कर लूँगा, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। तो महाउपनिषद से इसको लिया गया है। दूसरी चीज़ कहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, जो कि एम्बलम के नीचे हम लोग के जो भी हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, उसके नीचे जो है खुदा हुआ है या मतलब इंस्क्राइब्ड है, लिखा हुआ है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। दोनों चीज़ समझेंगे। जो अभी वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारा विश्व जो है वो क्या है, कुटुंब है, एक परिवार है। ये जो अभी G20 की थीम चल रही थी या उसका जो मेन हेडलाइन था वो चीज़ ली गई है महाउपनिषद से, और सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो पहली चीज़ तो हम लोग ये जान गए। ट्राइबल आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स जो G20 में दिखाए गए उसमें आपका पिथोरा पेंटिंग दिखाई गई। पिथोरा पेंटिंग जो होता है वो आपका राठवा, भील, नायक, टाडी, इस तरह की ट्राइब्स जो कि गुजरात में पाई जाती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। कुछ राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी ये प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा है अंगोरा एंड पश्मीना। तो पता है अंगोरा एक बकरी होती है, ठीक है, तो अंगोरा और पश्मीना दोनों ही बकरी से निकाला जाता है ये ऊन, ठीक है, और उससे शॉल बनती है। तो पाई कहाँ जाती है, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। ये बोध और भूटिया प्रजाति से, ठीक है, ये चीज़ नोट करिएगा, बोध और भूटिया प्रजाति 2 है, वो जो है इन शाल को बनाते हैं। अंगोरा और पश्मीना बकरी से निकलती है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है आपका मेटल अंबाबारी क्राफ्ट जो है दिखाया गया। ये मीना ट्राइब्स जो राजस्थान की हैं उनके द्वारा आपका अंबाबारी धातु शिल्प जो है होती है। गोंड पेंटिंग दिखाई गई। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग भी मिल चुका है, भौगोलिक संकेतक से भी नवाजा गया है। ये मध्य प्रदेश और सौरा पेंटिंग वहाँ के आर्टिसंस, उड़ीसा के आर्टिसंस के द्वारा किया जाता है। मतलब मध्य प्रदेश की एक गोल्ड पेंटिंग है जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है, और उड़ीसा के कारीगर द्वारा बनाई गई सौरा पेंटिंग है। तो इन दोनों का भी जो है वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, ठीक है। फिर आता है लोंगपेई पॉटरी। तो लोंगपी मृदभांड या लोंगपेई पॉटरी जो है ये आपका तंगखुल नागा ट्राइब्स के द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है। तांगखुल नागा प्रजातियाँ जो हैं इसको बनाती हैं, और ये लोंगपी मृदभांड जो है बनाने के लिए इसमें कुम्हार चाक का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब पॉटर्स व्हील जो होती है ना, जिस पर कुम्हार ऐसे रख करके, दोनों हाथ रख करके जो ऐसे शेप देता है, इसका प्रयोग ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। लोंगपी पॉटरी कहाँ की है, तो ये देख लीजिएगा, नागा प्रजाति के द्वारा तांगखुल लोग बनाते हैं। अगला है कि एवरी कंट्री डिस्प्लेड 2 एग्जिबिट्स एट G20। सारे कंट्रीज़ ने 2 चीज़ें जो है वहाँ पर शोकेस की थी, 2 प्रदर्शनियाँ आयोजित की थी। तो भारत की ओर से क्या क्या वहाँ पर दिखाया गया। पहला तो ये है कि एक इंडिया ने शोकेस किया ऋग्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट, जो ऋग्वेद की लिपि है, या क्या बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट को, पांडुलिपि बोलते हैं, हाथ से लिखी हुई। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि शारदा स्क्रिप्ट में लिखी गई। जब मैं आपको शारदा टेम्पल बता रहा था तो मैंने बताया कि शारदा टेम्पल कभी शारदा यूनिवर्सिटी से एसोसिएट किया जाता था, और शारदा यूनिवर्सिटी में अपनी एक स्क्रिप्ट या उनकी एक लिपि चलती थी जिसको शारदा लिपि बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि रामानुजाचार्य और आदि शंकराचार्य भी वहीं के स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी रिसर्चेज या PhD टाइप का वहाँ से करते थे, ठीक। मैक्स मूलर ने ट्रांसलेट किया ऋग्वेद संस्कृत से इंग्लिश में। तो ये भी जो है एक शोकेस किया गया इंडिया के द्वारा। अदर मेजर ट्रांसलेशन की बात की जाए तो विलियम जोन्स ने गीत गोविंद को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और जॉर्ज भूलर ने ट्रांसलेट किया था पय्यालच्छी, ठीक है ना, पय्यालच्छी ओल्डेस्ट प्राकृत डिक्शनरी जो थी उसको।
अनदर इंडियन एग्जिबिट क्या किया गया था कि हैंड रिटन वर्जन ऑफ पाणिनि अष्टाध्यायी को वहाँ पर दिखाया गया, जो कि संस्कृत ग्रामर से रिलेट करती है। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की बात की जाए इंडियन हिस्ट्री में, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे 2 सेट्स ऑफ असेंबली होती थी जिसमें सभा और समिति आती थी। ये अथर्ववेद में आपका वर्णित है, ठीक है। प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक परंपरा की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र, जैसे लोकतंत्र के ऊपर कुछ लिखने को आया तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि हमारे पुराने समय में प्रजा और सभा और समिति जो है उसका उल्लेख अथर्ववेद में होता है, तो काफ़ी पहले की बात है, ठीक है। 1500 BC के आसपास की बात होती है, जब आपका वैदिक पीरियड आता है तब से। फिर कहता है कि बुद्धिस्ट जैन टेक्स्ट भी मिलते हैं सेवरल रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ द टाइम। उस समय भी बहुत सारे गणतंत्र मिलते हैं, जिसमें कि लिच्छवी स्टेट आपका वैशाली का काफ़ी इंपॉर्टेंट या उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। बुद्धिस्ट कैनन डिस्क्राइब्स, यानी कि बुद्धिस्ट के जो लेख हैं उसमें भी ये चीज़ डिस्क्राइब होती है कि जो राजा और बौद्ध संघ है उनके लीडर का चुनाव जो है मानदंडों के आधार पर या इलेक्शन जो है उनका किया जा रहा है, ठीक है। कुछ नॉर्म्स है उस इलेक्शन के, तो इस तरह से आप डेमोक्रेसी इन एंशिएंट इंडिया को भी वर्णित कर सकते हो अगर कभी आए। फिर उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर मेरूर लेख जो है इस पर यूपी PCS में, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर कर चुके हो तो आपको पता भी होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सारे एग्जाम्स में मिला के। आप इवन अगर BPSC दिए हो, UP PCS दिए हो, MP PCS, UK PCS, कहीं भी उठा के देख लेना। अब UK PCS का मुझे उतना नहीं अंदाजा है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में तो उत्तर मेरूर अभिलेख जो है जरूर पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ कहता है देखते हैं। इसका डेट जो है उत्तर मेरूर अभिलेख का, पहला तो 920 के आसपास का है, ठीक है, जब तुम्हारा चोल शासक परांतक प्रथम वहाँ पर शासन करते थे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। ये एंशियंट चोल विलेज के बारे में बात करता है, जिसको उत्तर मेरूर जिसका नाम है, इट इज़ एन एंशियंट चोला विलेज, जो कि एंशियंट चोला विलेज था, उसका नाम उत्तर मेरूर था। इसको चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जाना जाता है और ये चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु के, ठीक है। तो राजधानी में स्थित है ये। एज पर उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, उसके अनुसार उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ये बताया जाता है कि चोल जो थे वो आपका एक चुनाव प्रणाली यूज़ करते थे जिसको बोलते हैं कुदावोलाई इलेक्शन, ठीक है। तो नोट करेंगे इसको, किस टाइप की चुनाव प्रणाली थी। कुदावोलाई जो है चुनाव प्रणाली यूज़ करते थे। सारे विलेज में वॉज कैटेगराइज्ड एज कुदुम्ब, तो ये विलेजेस में कुदुम्ब के रूप में जो है आपका वर्गीकृत हुआ करता था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो चोल होते थे वो कुदावोलाई नाम की चुनाव प्रणाली पर उत्तर मेरूर शिलालेख के अनुसार प्रत्येक गांव को कुदुम्ब के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जहां पर आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल असेंबली वॉज इलेक्टेड, जहां पर महासभा के प्रतिनिधि चुने जाते थे। फिर बात करते हैं कि प्रोविंस डिटेल जो है वो उसकी संरचना के बारे में, महासभा की संरचना एवं संगठन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला है क्वालिफिकेशन ऑफ, जो कंटेस्ट करते थे उनका क्वालिफिकेशन क्या था कि उनके पास एक ज़मीन होनी चाहिए, मस्ट ओन लैंड। फिर एक घर होना चाहिए जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए। फिर हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेद की नॉलेज होनी चाहिए। वो 35 साल से अधिक होने चाहिए और 70 साल से कम होने चाहिए। देखिए कितना सुंदर इसमें वर्णन है, ठीक है। 70 साल प्लस हो गया तो किसी व्यक्ति को फिर उस पर नहीं बैठना होता था। ऐसा इनका कंटेस्ट का मतलब चुनाव लड़ने के लिए योग्यता थी। डिस्क्वालीफाई कैसे करते थे कि मेंबर ऑफ कमेटी फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स एक्ट्स मिसकंडक्ट, ठीक है। पहला तो ये कि अगर कमेटी का मेंबर आप आखिरी 3 साल से लगातार हैं, ठीक है, समिति के सदस्य हो तो पहले अयोग्य हो जाओगे। दूसरी चीज़ है कदाचार, यानी कि मिसकंडक्ट अगर करते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है इंक्लूडिंग एक्सेप्ट ब्राइब्स, अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ाते हो, या मिस अप्रोप्रिएट एल्स प्रॉपर्टी, या किसी और की ज़मीन अगर हड़पते हो, तो इस सारे केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। फिर बात आती है द कॉपर इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू, अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है खालिमपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन, तो इसको नोट करेंगे, खालिमपुर, ठीक है। खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यानी कि ताम्रपत्र शिलालेख, तो ये जो है बिलोंग करता है पाल रूलर धर्मपाल से, ठीक है। अब धर्मपाल का नाम आपने और सुना होगा कि जब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इसने इस्टेब्लिश किया था। फिर बात होती है कि जैसे किंग गोपाल के बारे में, जो आपका ताम्रपत्र मिला है खालिमपुर ताम्रपत्र, वो कहता है कि गोपाल जो थे वो किस तरह से इलेक्ट हुए थे लोगों के द्वारा, और एक अनफिट रूलर को इन्होंने जो है हटाया था, मतलब कि एक अयोग्य शासक के स्थान पर लोगों द्वारा इनको चुना गया था गोपाल को। फिर अगला आता है महास्थान इंस्क्रिप्शन, महास्थान
स्थान अभिलेख। तो ये कहता है कि मौर्य समय का महास्थान अभिलेख जो है मौर्य समय का अभिलेख है। इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है फेमाइन क्या, यानी कि दुर्भिक्ष जिसको बोलते हैं, अकाल का वर्णन मिलता है एट द टाइम ऑफ अशोका एम्परर, अशोक के समय में। फिर नेक्स्ट आता है अनुभव मंटप और लॉर्ड बसवेश्वरा। ठीक, तो भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप। ठीक, ये क्या है, भगवान बसवेश्वर जो है, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। इसकी स्थापना हुई थी आपका फैसिलिटेट गैदरिंग फॉर फिलॉसफी एंड एक्सपीरियंस, मतलब जो लोग दर्शन शास्त्र और अनुभव के लिए एकत्रित होते थे उनके लिए जो इसकी स्थापना हुई थी। इट वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये सबसे शुरुआती संसदों में से एक थी। तो इसको नोट डाउन करेंगे, ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा कुछ लिखने के लिए आता है तो आप ये भी नाम डाल सकते हैं कि अनुभव मंडप का नाम डाल सकते हैं कि अनुभव मंडप जो है वो मानव जाति के इतिहास में सबसे शुरुआती संसदों में से एक था। फिर आता है प्रभुदेव इसके अध्यक्ष थे जो कि ग्रेट योगी भी थे, और लॉर्ड बसवा हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तरह से यहाँ पर एक्ट किया था, यानी कि जो भगवान बसव हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर काम किया था। इन अनुभव मंडप मेंबर्स वर पिक्ड अप और नॉमिनेटेड बाय हायर अथॉरिटीज़ ऑफ मंटपा, यानी कि जो लोग होते थे या तो वो चुने जाते थे उच्च अधिकारियों के द्वारा या तो मनोनीत किए जाते थे, लेकिन इनका निर्वाचन यहाँ पर नहीं होता था। ये चीज़ एक नोट डाउन करिएगा कि निर्वाचन नहीं होता था, ठीक ना, इलेक्शन नहीं होता था, निर्वाचन नहीं होता था, नॉमिनेशन होता था हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा या डायरेक्टली चुने जाते थे। फिर लॉर्ड बसवेश्वर के बारे में जाने तो 1105 से 1167 AD तक, यानी कि ईस्वी तक ये जीवित रहे। ये 12th सेंचुरी के पोएट थे और कर्नाटक में जन्म लिया था। ये जाने जाते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए, यानी कि सामाजिक धार्मिक जो भी बदलाव हुए, रिफॉर्म्स हुए उनके लिए। फिर वचन लिटरेचर या वचन साहित्य के लिए भी जाने जाते हैं। एंड द लिंगायत मूवमेंट इन साउथ इंडिया, और दक्षिण भारत में जो लिंगायत मूवमेंट या लिंगायत आंदोलन हुआ उसमें भी ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किए थे। बसव पुराण रिटर्न किया गया था पुल कुरिकी सोमनाथ के द्वारा, ठीक है, पल कुरिकी सोमनाथ के द्वारा बसव पुराण की रचना की गई थी, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि 13th सेंचुरी के फुल अकाउंट ऑफ बसवेश्वरा की लाइफ को, उनके आइडियाज़ को जो है रखता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें जो है हमने पढ़ ली, नोट डाउन जो चीज़ें करा दी हैं उसको याद रखिएगा कि पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन, मतलब मैनकाइंड, अगर आपको कभी एग्जांपल देना हो तो आप बसव मंडप का एग्जांपल दे सकते हैं, अनुभव मंडप का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो आपको पता है कि लास्ट ईयर जो है नया पार्लियामेंट हाउस बना है, ठीक, वो थोड़ा ऐसे ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का उसको बनाया गया है और ऊपर जो है अशोक वाला ऐसे व्हील जो है ऐसे ऊपर दिखता है, ठीक। तो इसका नाम क्या रखा गया है, एक प्रोजेक्ट के अंदर आता है, इसका नाम है सेंट्रल विस्टा। एक सेकेंड, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कौन इसको बनाने में मदद किया, तो जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम है विमल पटेल। तो नाम याद रखेंगे, यूपीपीसीएस के लिए यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। विमल पटेल जी ने इसको जो है आर्किटेक्ट किया। लेकिन एक नई चीज़ इसमें मिलेगी आप लोगों को, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो यह है कि पार्लियामेंट जो नया हम लोग का बन रहा है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और लगभग 600 साढ़े 600 लोगों की एक बारी क्षमता में बनाई गई है। मतलब जैसे यहाँ पर अभी नहीं 800 तक की क्षमता लोकसभा के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो अभी करंट प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट था उसी का डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट प्लान है। यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आज का नहीं है, वो प्रोजेक्ट है पुराना, उसी का रीडेवलपमेंट प्लान है आपका करंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है। इनॉग्रेट हुआ था 1931 में। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले इनॉग्रेट किया गया था 1931 में। किस तरह से, सेंट्रल विस्टा इंक्लूड करता था राष्ट्रपति भवन को, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को, मतलब उत्तर और दक्षिणी जो ब्लॉक बने हुए हैं पार्लियामेंट हाउस के उसको, रिकॉर्ड ऑफिस को, लेटर जिसको नाम दे दिया गया इस समय नेशनल आर्चीव्स जिसको नाम दे दिया गया है, अलॉन्ग विद इंडिया गेट मॉन्यूमेंट, जो इंडिया गेट का मॉन्यूमेंट है वो, और उसमें सिविक गार्डन आते थे। यानी कि जो भी आपका राष्ट्रपति भवन के पास जो आपका नागरिक उद्यान है, सिविक गार्डन है, ईदर साइड ऑफ राजपथ
वो सब कुछ जो है इस प्रोजेक्ट में आता था। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट के अंतर्गत क्या की भावना के अंतर्गत ट्रैंगुलर डिज़ाइन जो है किया गया है पद्मश्री आर्किटेक्ट विमल पटेल के द्वारा, और ये इंस्पायर होता है कल्चरल इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी से टू एंड बिल्ड टू मीट द नीड ऑफ द नेक्स्ट 150 ईयर्स। और इसको इस तरह से बनाया गया है कि अगले 150 साल के लिए जो भी ज़रूरतें होंगी, ठीक है, उसको पूरा कर दे ये बिल्डिंग। पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो स्पिरिट है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि अब देख लेते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट क्या है, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि लोकसभा का जो हॉल है वो बेस्ड है आपके नेशनल बर्ड पिकॉक के ऊपर, मतलब कि ये लोकसभा वाला मोर के ऊपर है, राज्यसभा वाला कमल के ऊपर है। तो दो चीज़ें ये क्लियर हो गई कि राज्यसभा का जो हॉल है उसी तरह थीम ऑफ नेशनल फ्लावर के ऊपर बेस्ड है। नेशनल ट्री जो है वहाँ पर लगाया गया है प्रीमाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट के आसपास में जो जगह होंगी वहाँ पर लगाया गया है। फिर कहता है कि जो सेनगोल या राजदंड, इसको स्कैप्चर भी बोल रहे हैं, वो अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में, ठीक है, प्लेस किया गया है नेक्स्ट टू द स्पीकर्स चेयर। अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में प्लेस किया गया है। और ये क्या दिखाता है? सिम्बलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब कि जो सत्ता है उसके हस्तांतरण का प्रतीक है। सत्ता, रुकिए मैं लिख भी देता हूँ, सत्ता हस्तांतरण, ठीक है ना, हस्तांतरण, एक सेकंड, हस्तांतरण नहीं लिखा पा रहा है, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। सत्ता हस्तांतरण की तरह से जो है दिखाता है। अशोका पिलर बनाया गया है कहाँ पर? पार्लियामेंट हाउस के ऊपर, जो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। हैंड वुवन कारपेट यूज़ की गई है, हाथ से बनाई हुई कारपेट भदोही की। भदोही को कारपेट सिटी भी कहते हैं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थित है भदोही और वो कारपेट सिटी कहलाती है। बहुत खूबसूरत कालीनें वहाँ पर बनती हैं। ये चीज़ें जो है पार्लियामेंट हाउस में दिखाई देंगी। फिर 6 गेट है टोटल, जो कि पानी, लैंड और स्काई को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं फ्रेंडली नेचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के, ठीक है। तो जल थल नभ को समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं जो कि भारतीय सभ्यता की अनुकूल प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। अशोक चक्र है मेड ऑन द गेट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, गेट पर न्यू पार्लियामेंट हाउस के जो है दिखाया जाएगा। उसके अलावा सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। वुड कहाँ से लाई गई है? नागपुर से लाई गई है। मार्बल कहाँ से लाया गया है? गुजरात से लाया गया है। स्टोन वर्क राजस्थान का, और बैम्बो वुड फ्लोरिंग जो है यूज़ की गई है कहाँ की? त्रिपुरा की यूज़ की गई है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि त्रिपुरा से बांस की लकड़ी से फर्श बनाया गया है। पत्थर का काम राजस्थान से और संगमरमर गुजरात से लाया गया है, ठीक है। और लकड़ी कहाँ से लाई गई है? लकड़ी नागपुर से लाई गई है। तो इतना पोर्शन जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिया। उसके अलावा कुछ चीज़ें और दे रही हैं कि न्यू पार्लियामेंट में जो 6 एंट्रेंस है वो 6 तरह की चीज़ें दिखाती हैं, मतलब औपचारिक प्रवेश द्वार, सेरेमोनियल एंट्रेंस एंड देयर गार्डियंस। तो 6 प्रवेश द्वार और उनके संरक्षक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे एक है गज द्वार, बस नाम याद रखिए, ठीक है। दूसरा है गरुड़ द्वार, तीसरा है अश्व द्वार। कौन सा गेट है? तो गज जो है वो नॉर्थ गेट है, ऐसे याद करो। नॉर्थ कौन सा है? गज है, ठीक है। साउथ कौन सा है? ये अश्व है, ठीक। हाथी घोड़ा, ऐसे याद करते हैं ना, हाथी घोड़ा, तो उत्तर दक्षिण, ठीक है। फिर है आपका गरुड़, गरुड़ यानी कि ईगल, और वेस्टर्न घाट में शार्दुल, शार्दुल मतलब भी होता तो शेर ही है, लेकिन गरुड़ और शार्दुल ऐसे याद कर लो। हाथी घोड़ा, उसके बाद गरुड़ या चील कह सकते हो, ठीक है, और शार्दुल, ये 4 आपने याद कर लिए। फिर अब जो 2 बचेंगे, 2 में है एक नॉर्थ ईस्ट एक बचता है, ये वाला इन दोनों के बीच का, जो कि हंस द्वार है, और एक मकर द्वार है जिस पर मेंशन नहीं है कि ये क्या है। देख लेते हैं हंस द्वार को ठीक से, सॉरी मकर द्वार को ठीक से देख लेते हैं। कहता है कि मकर जो है मिथोलॉजिकल एक्वेटिक क्रीचर है। जो मकर होता है वो एक आपका जलीय जीव है। मिथोलॉजिकल मतलब पौराणिक। मकर रिप्रेजेंट करता है यूनाइटी इन डाइवर्सिटी को, यानी कि विविधता में एकता को प्रतिनिधित्व करता है अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, देश के लोगों के बीच में। इंस्पायर्ड बाय द सिमिलर स्टैच्यू एट द होयसलेश्वर टेम्पल एट हेलेबिडु, मतलब होयसलेश्वर मंदिर में भी इसी मकर की प्रतिमा जो है रखी गई है, या मतलब उसकी प्रतिमा या स्टैचू है वहाँ पर, तो उसी से इंस्पायर है ये। तो चीज़ें हम लोग को क्लियर हो जाती हैं, ठीक। फिर एक रिलेटेड न्यूज़ है 64 योगिनी टेम्पल की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हुआ क्या था कि ये बिलीव किया जाता है, जो हमारा अभी पार्लियामेंट था पुराना वाला जो हम लोग का था, ठीक है, वो इंस्पायर है 64 योगिनी टेम्पल की, जो कि मितौली गांव मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है डिज़ाइन की गई थी एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। तो
इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से मैं लिख देता हूं, एडविन, ए से लिखता हूं, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। ठीक, अब आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली को कभी कभी वो जो ओल्ड दिल्ली थी उसको बोला जाता है लुटियंस दिल्ली, ठीक है ना। तो इनके द्वारा जो है ये डिज़ाइन किया गया था। ये ग्रैंड चौसन योगिनी टेम्पल जो है वो सर्कुलर है और 64 चेम्बर्स होते हैं इसमें, जो कि 64 योगिनीज को जो है डेडिकेट करते हैं। सेंट्रल श्रीन डेडिकेटेड टू शिवा, और जो मध्य का श्रीन है, इसका यहाँ श्राइन है, वो शिव को डेडिकेट है। देखिए आप ये जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर इससे सच में इंस्पायर है। तो हाँ, बिल्कुल इंस्पायर्ड था। फिर कहता है कि 64 योगिनी आर बिलीव टू बी पावरफुल वॉरियर्स एंड सॉर्सेसर्स। तो जो आपका 64 योगिनी थी वो पावरफुल एक योद्धा थी, उसके साथ साथ में तंत्र विद्या से भी ये लोग संबंधित थी, ठीक है ना, यानी कि जादूगरनी टाइप की। तो सॉर्सरस जो है यहाँ पर इसको आप जादूगरनी की तरह से जान सकते हैं, ठीक है। और कब बना था, तो 1323 के आसपास किंग देवपाल ने बनवाया था, जो कि कच्छप घात डायनेस्टी के थे। तो कुछ पॉइंट इससे भी रिलेटेड यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जंतर मंतर। तो आपको पता है जंतर मंतर किसने बनवाया, तो बनवाया महाराज सवाई जय सिंह ने। तो यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले सवाई जय सिंह ने, जय सिंह दो ने बनवाया, ठीक है, सवाई जय सिंह दो ने बनवाया। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक आपका कंस्टिट्यूट किया एक फ्रेश एक्सपर्ट कमेटी फॉर द कंजर्वेशन, इसके संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन, प्रॉपर फंक्शनलिटी ऑफ द दिल्ली जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी। तो जो वहाँ की ऑब्जर्वेटरी है, जो वेधशाला है, उसका फिर से हम लोग उचित कार्यक्षमता के साथ एक नई विशेषज्ञ समिति के साथ जो है उसका पुनरुत्थान करना चाहते हैं। जंतर मंतर के बारे में बात करें तो इसकी जेनेसिस क्या है, महाराजा जय सिंह टू ने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो है नॉर्थ इंडिया में बनवाई थी, जो कि दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो दिल्ली मेट्रो याद कर सकते हैं, ठीक है, और एक क्या सकते हैं आप, यू दिल्ली मेट्रो, जे और वी बच रहा है, ठीक है। किसी तरह से आप इसको एडजस्ट करके याद कर सकते हैं। अगर इसका मैं कोई ट्रिक बनाऊंगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये 5 ऑब्जर्वेटरी इन्होंने बनवाई थी। किस लिए यूज़ होता था, तो स्टडी टाइम एंड डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स के बीच में स्टडी टाइम एंड डिफरेंस देखने के लिए, और भी मूवमेंट ऑफ प्लैनेट और डिफरेंट प्लेसेस देखने के लिए यूज़ होता था। रीज़न क्या था बनवाने का, तो इंप्रूव करना चाहते थे एक्यूरेसी कंपेयरिंग रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को रीड करने के लिए, ठीक है। टाइमलाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो 1724 के आसपास में ये जो है कंप्लीट हुआ था, और जयपुर वाला 1738 में कंप्लीट हुआ था, दिल्ली वाला 1724 में। प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए तो 5 ऑब्जर्वेटरी जो कि दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में है। जयपुर ऑब्जर्वेटरी हाउसेज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे ज़्यादा जो है जयपुर ऑब्जर्वेटरी में इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। दे इंक्लूड द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट आर नॉट डुप्लीकेटेड द अदर साइट, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे जो दूसरे साइट्स पर डुप्लीकेट नहीं किए गए हैं, मतलब कि दूसरे साइट्स पर उपस्थित नहीं है, ठीक है। और जैसे इसमें कुछ कुछ यंत्र हैं, जैसे कंपल यंत्र है एक यहाँ पर, सॉरी कप्पल यंत्र है, दूसरा है यहाँ पर, दूसरा यंत्र जो है उसका नाम है राशि वलय यंत्र, मैं लिख देता हूँ राशि वलय यंत्र, कप्पल यंत्र, ठीक है। और तीसरा है उन्नतांश यंत्र, ठीक है, उन्नतांश यंत्र। ये 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए एक फोटो दिया हुआ है जंतर मंतर का, जो दिल्ली का जंतर मंतर है, कि यहाँ पर पहला है सम्राट यंत्र, ठीक है, एक है जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, मिस्र यंत्र, ठीक है। दिल्ली वाले जंतर मंतर में आपको ये वाली फोटो आपने देखी होगी, कई लोग घूमने जाते हैं तो ये पोर्शन दिखता है, ठीक है। तो इसकी कुछ फोटो है, हालांकि उससे रिलेटेड कुछ जो पूछना होगा वो चीज़ें पूछ सकता है कि वेधशालाएँ कहाँ कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, ठीक है, और पर्पज़ क्या था। इसके अलावा इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। अदर आर्किटेक्ट्स में अगर देखा जाए, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख ली जाए, तो पहला है गोलकुंडा।
तो आपको बता दूं कि गोलकुंडा जो है 13वीं शताब्दी के आसपास में, जब वहाँ पर काकतीयों का शासन था, जिनके बाद कुतुब शाही वंश आया। पहले काकतीय राजवंश शासन करता था, फिर कुतुब शाही वंश आया, जिन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास में वहाँ पर शासन किया। तो कुतुब शाही वंश के जो सुल्तान थे, उन्होंने प्रेजेंट आर्किटेक्चर जाइगेंटिक ग्रेनाइट स्टोन होल्ड से जो है विशाल ग्रेनाइट निर्मित स्थापत्य जो है यहाँ पर बनवाया। गोलकुंडा वाज प्रिंसिपल कैपिटल ऑफ द कुतुब शाही किंग्स, और गोलकुंडा जो है शाही कुतुब शाही सुल्तानों की प्रथम राजधानी या प्रधान राजधानी थी। ठीक है। इंजीनियरिंग मार्बल में देखा जाए तो इसमें जो है आपका एकॉस्टिकल इफेक्ट यानी कि थोड़ा ध्वनिक प्रभाव भी दिखाई देता है, और गोलकुंडा की इंजीनियरिंग के कई प्रसिद्ध आश्चर्यों में से ये एक है। ठीक है ना। एट फतेह दरवाजा कहाँ पर दिखाई देता है? फतेह दरवाजा में। ठीक है। तो याद रखेंगे विक्ट्री गेट या फतेह दरवाजा जो है वहाँ पर एकॉस्टिकल इफेक्ट जो है उनका इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है, यानी कि इंजीनियरिंग के प्रसिद्ध आश्चर्यों में गिना जाता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है। फतेह दरवाजा किसने बनवाया और कहाँ पर स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक। सीरी फोर्ट बनवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, वो भी कुछ न्यूज़ में था। 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया। और तो दिल्ली के 8 शहरों में वन ऑफ द 8 सिटीज़ ऑफ दिल्ली जो है इस सीरी किला को माना जाता है। ठीक। ये सीरी की नींव पड़ी थी 1303 ईस्वी के आसपास में। फाउंडेशन जो है इसका कैपिटल का 1303 ईस्वी के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी के रूप में इसको बनाया था। एक्सकेवेट किया गया था एक रिजर्वायर जो कि हौज खास के नाम से जाना जाता है। जो भी लोग प्रिपरेशन करने जाते होंगे दिल्ली, तो हौज खास में रहने का मौका मिलता होगा, जहाँ पर सीरी टाउनशिप जो है। ठीक। फिर बात करता है कि ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड सेमी सर्कुलर गेटवे। सेमी सर्कुलर गेटवे यानी कि अर्ध गोलाकार प्रवेश द्वार का भी निर्माण कराया था, जिसको अलाई दरवाजा कहते हैं। ठीक। तो नोट करेंगे अलाई दरवाजा। ठीक है। विद हॉर्स शू शेप्ड आर्क विद लोटस मोटिफ। तो उस पर जो है घोड़े की नाल के आकार का था, जैसे ऐसे रहा होगा कुछ घोड़े की नाल के आकार का, और उस पर जो है आपका यहाँ पर मोटिव्स बने हुए हैं, कमल की आकृति उकेरी गई है। ठीक है। आगे चलते हैं, स्टैचू ऑफ वननेस की बात करते हैं। तो स्टैचू ऑफ वननेस जो है आदि शंकराचार्य का है, इनको जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। अद्वैत वेदांत का इन्होंने फाउंडर थे। अद्वैत वेदांत की स्थापना की थी 8वीं सेंचुरी के आसपास में, 800 AD के आसपास में। ठीक है। ये कलादी डिस्ट्रिक्ट केरला में जो है जन्मे थे, कलादी नामक स्थान पर केरला में जो है पैदा हुए थे। डिस्ट्रिक्ट नहीं है कलाडी। स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य ओमकारेश्वर में भी स्टैब्लिश हुआ है, स्थापित हुआ है। इसको स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है, यानी कि एकात्मता की मूर्ति, एकात्मता की मूर्ति। ठीक। बाकी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। अदर स्टैचू की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, केवड़िया गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति की बात की जाए तो ये रामानुज का है। कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस या शांति की मूर्ति या स्टैचू ऑफ पीस के नाम से ही जानते हैं। जैन मंक आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है। ये सारी पुरानी स्टैचूज हैं। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की है, बेंगलुरु में स्थित है। चारों ये आप नोट डाउन करिएगा, ये चारों स्टैचू नोट डाउन करिएगा। तो आज के लिए मुझे लगता है कि हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। तीसरा पोर्शन देखते हैं कितना बड़ा है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस बुक को खत्म कर दिया जाए। आपके लिए इकोनॉमी, साइंस एंड टेक जो भी पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकता है वो चीज़ कवर कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।